दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर टेलमी में। आज हम बात करेंगे कि आप जब कोई स्पेशलिस्ट को मिलने जाते हो तो किन किन बातों का आपने ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी ऐसे बातें हैं जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन एक डॉक्टर के नाते मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मरीज आते हैं उसके एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि आपने भी कुछ ऐसी तैयारियाँ करना चाहिए जब आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अपनी फाइल जरूर लाना चाहिए। डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं और आपने इसके पहले भी उसको कंसल्ट किया है, तो उनकी दी हुई फाइल आपने जरूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि इसी फाइल में आपको क्या हुआ था पिछली बार ये लिखा रहता है, आपके एग्जामिनेशन फाइंडिंग लिखे रहते हैं और आपको कौन सी दवाइयाँ दी है ये भी लिखा रहता है। क्योंकि जब तक आप ये फाइल लेके नहीं जाते हैं, डॉक्टर ये नहीं समझ सकेंगे कि आपने क्या क्या दवाई ली है। आप ये सोचेंगे कि आपने ही तो लिख के दिया था डॉक्टर, लेकिन ऐसा नहीं होता। डॉक्टर को याद नहीं रह सकता कि उसने क्या लिख के दिया है। अब आप समझेंगे कि एक बीमारी के लिए कोई दवाई अलग अलग थोड़ी लिखता है, बिल्कुल लिखता है। अगर आपको कोई एक ऐसी बीमारी चल रही है जो बीमारी बाकी पेशेंट को भी चल रही है, तो बिल्कुल सेम टू सेम सबको एक जैसी दवाई डॉक्टर कभी नहीं लिखता। थोड़े बहुत सिम्टम्स अलग रहते हैं, एसोसिएटेड सिम्टम्स अलग रहते हैं, पेशेंट भी थोड़े अलग रहते हैं। कोई पेशेंट डायबिटिक का रहता है, कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव रहता है, कोई पेशेंट 30 साल का है, कोई 70 साल का है। ऐसे में ट्रीटमेंट बदल जाता है। सेम टू सेम दवाई सभी पेशेंट को नहीं लिखी जाती, और इसलिए डॉक्टर ये याद रख नहीं सकता कि आपको कौन सी दवाई चल रही है। इसलिए आप बिल्कुल फाइल लेके जाना ना भूलें। हो सकता है आप फाइल लेके जाना भूल गए, फिर भी अगर आप वेटिंग हॉल में हैं, डॉक्टर के लिए जाने को आपको टाइम है, आप व्हाट्सअप करके उसके पेपर मंगा सकते हैं। वो एक अच्छा तरीका है, लेकिन अल्टरनेटिव है वो। ऐसा नहीं कि आप हमेशा ही व्हाट्सअप करके पेपर मंगाओ। जब तक डॉक्टर अपनी फाइल नहीं दिखता, उसको उतना ओरिएंटेशन नहीं आता कि उसने उस टाइम पेशेंट का इलाज क्या जब किया था, तब उसको क्या था एग्जैक्टली, उसको क्या था। चलो ठीक है, एक दूसरी बात कहता हूँ। बहुत सारे मेरे पेशेंट बाइक पे आते हैं और उनको वो फाइल कहाँ रखे, कैसे कैरी करे, ये डिफिकल्ट जाता है। क्योंकि बाइक को थैला लटका के लेके आना उनको शायद अच्छा नहीं लगता, या शान के खिलाफ लगता है, या फिर वो ऐसा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसको उनको दवाखाने से और कोई दूसरे काम करने जाना रहता है। ऐसे में वो कैरी बैग लेके आना नहीं चाहते। ऐसे में वो क्या करते हैं, एक कागज़ निकाल लेते हैं अपना प्रीवियस विजिट का, यानी पिछली बार जब आए थे, और वो अपने जेब में फोल्ड करके डाल के लेके आ जाते। उनको लगता है कि कागज़ तो है, लेकिन ऐसा करने से एक क्लिनिक की या एक क्लिनिशियन की इंसल्ट लगती है। उसको लगता है कि ये कागज़ की कोई कीमत नहीं रहेगी। जिस कागज़ को मैंने इतने आ, दिमाग डालकर लिखा है, इतना सोच कर लिखा है, इतनी इसकी फाइंडिंग्स, इम्पोर्टेंस फाइंडिंग इस कागज़ पे मैंने लिख के रखी है, जो 10 दिन पहले ये आया था, उसको पेशेंट 4 फोल्ड करके जेब में लेके आ जाता है, तो उसको बुरा लगता है। फिर भी वो कहता है कि आप फाइल नहीं लाए, लेकिन प्लीज़ ये कागज़ को फाइल में लेके जाओ। फिर से दूसरी फाइल उसको देता है, और मरीज उसके बाद भी जब भी आता है कागज़ निकाल के ही आता है। तो कृपया ऐसे मत कीजिए। एज पॉसिबल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की रिस्पेक्ट रखिए। फाइल लेके जाना आपकी मजबूरी ना सही, लेकिन डॉक्टर की मजबूरी है फाइल लेके डेटा देखने के लिए। प्लीज़ ये ध्यान रखें। और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी क्या प्राइमरी कंप्लेंट है। प्राइमरी कंप्लेंट यानी आप किस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जैसे मेरे पास पाइल्स के पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि मुझे लैट्रिन करने में दर्द होता है, लैट्रिन के जगह पर दर्द होता है, या वहाँ पर कुछ मस्से हाथ को लगते हैं, या खून जाता है। ये सभी आपकी प्राइमरी कंप्लेंट होगी। लेकिन अगर आप मेरे पास आते हैं और सबसे पहले कहते हैं कि नहीं सर, मुझे भूख नहीं लग रही, खाना नहीं हो रहा, उल्टी लग रही है, बदन ढीला लग रहा है, और थोड़ा सा लैट्रिन में भी दर्द होता है, तो ये कंप्लेंट सुन के मैं ये जज नहीं कर पाता कि आपको वीकनेस मेन है या लैट्रिन का दर्द मेन है। आप मेरे पास वीकनेस के लिए आए हैं क्या लैट्रिन के दर्द के लिए आए हैं? अगर आप मेरे पास वीकनेस के लिए आए हैं
तो हो सकता है कि वीकनेस आपको काफ़ी दिन से हो और लैट्रिन का दर्द जस्ट अभी शुरुआत हो। आप मेन परेशान वीकनेस से हो, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। इसलिए आप मुझे आपके प्राइमरी कंप्लेंट पहले बताइए। ये मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो प्राइमरी कंप्लेंट आपके क्या है वो पहले बताइए। उसके लिए थोड़ा सा आपको होमवर्क भी करना चाहिए। घर में आपने सोचना चाहिए कि मुझे हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को क्या बताना है। सबसे पहले आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो बताइए। कुछ अगर उसके एसोसिएटेड आपको सिम्टम्स है वो बताइए, और उसके बाद आपकी बाकी बीमारियों के बारे में भी पहले ही बताइए। जैसे कि आपको शुगर है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको टीबी है, आपको हार्ट की बीमारी है, या फिर आपके दोनों घुटने परेशान हैं उसके लिए आपकी दवाइयाँ शुरू है, या आपको रात में नींद नहीं आती उसके लिए नींद की गोलियाँ शुरू है, या फिर आपकी कुछ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चालू है। ये सब आपको आपके मेन कंप्लेंट बताने के बाद ही बताना है, उसके पहले नहीं बताना है। और इसके लिए हल्का सा थोड़ा सा आपने होमवर्क करके गए तो अच्छा ही रहेगा। हो सकता है आपके पास इनकी फाइलें हो तो आप फाइलें लेके जा सकते हैं। काफ़ी डॉक्टर आपके पुरानी फाइलों को देखना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि उससे ट्रीटमेंट में काफ़ी फर्क पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, डॉक्टर के क्लिनिक के टाइम में ही आप पहुँचें। अगर डॉक्टर का टाइम दोपहर के 2 बजे ख़त्म होता है तो आप बिल्कुल 5 मिनट पहले पहुँचने की कोशिश ना करें। ऐसे में आपका कंसल्टेशन बराबर ढंग से ना होने के चांसेस है, क्योंकि डॉक्टर अगर 2 बजे बंद करके कहीं जा रहा है तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं और हॉस्पिटल में ही जाना है, या कहीं ना कहीं उसकी सर्जरी हो सकती है। ऐसे में आप अगर 5 मिनट 2 मिनट पहले पहुंचते हैं तो शायद आपका चेकअप बराबर नहीं हो। काफ़ी पेशेंट मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आपका 2 बजे तक टाइम है, मैं एग्जैक्टली 2 बजे पहुंचता हूं। तो ऐसे में मैं उनको मना कर देता हूं, क्योंकि मुझे कम से कम 10 या 15 मिनट लगते हैं एक पेशेंट को जांच करने के लिए, उसके फाइलें देखने के लिए। कभी कभी तो 2 बजे पेशेंट आ जाते हैं और 4-5 फाइल लेके आ जाता है। ऐसे में जांच करना और उसके फाइलें देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप ये समझे कि एग्जैक्टली 2 बजे के पहले या क्लोजिंग टाइम के पहले 2-4 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश ना करें। आसानी से आपका एग्जामिनेशन होना है तो आपको आधा घंटा पहले कम से कम पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि उससे डॉक्टर को टाइम मिलेगा आपका डायग्नोसिस बनाने में। अब और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपको उसके होने वाले चेकअप के लिए यानी फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए घर से ही मन बनाकर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर ने कहा कि मुझे चेकअप करना है तो आपको हिचकिचाहट महसूस हो रही है, आप नहीं चाहते कि आपका एग्जामिनेशन हो। जैसे मेरे हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट जो पाइल्स के रहते हैं, लेडीज़ जेंट्स बच्चे सभी आते हैं। तो कुछ पेशेंट में मैं ये देखता हूँ कि थोड़ी सी उनको तकलीफ रहती है। लेडीज़ लोगों को खास करके कभी कभी तकलीफ रह सकती है। कभी कभी तो जेंट्स पेशेंट में भी प्रॉब्लम रहता है, वो नहीं चाहता कि मैं उसका चेकअप करूँ। ऐसा ना कीजिए। बिना चेकअप के दवाई देना बहुत मुश्किल है। बिना चेकअप के आप जनरल प्रैक्टिशनर से काफ़ी दिनों से दवाई ले चुके होते हैं। तो इसलिए अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपको चेकअप करना ही है। आपको थोड़ा सा आपकी शर्म बाजू में रख कर चेकअप के लिए तैयार होना चाहिए, और चेकअप के बाद ही आपका इलाज अच्छे से हो सकता है। इसलिए आप घर से ही मन बना कर निकलिए कि आपका चेकअप होगा, चाहे डॉक्टर लेडीज रहे चाहे डॉक्टर जेंट्स रहे, आपको चेकअप करवाना ही है। ये सोच के ही घर से निकले तो ही बात बन सकती है। चेकअप के दौरान भी आप बिल्कुल घाई ना करें, बिल्कुल गड़बड़ी ना करें कि आपको जल्दी से चेकअप करना है। थोड़ा सा आराम से शांति से बैठ जाए या शांति से लेट जाए। डॉक्टर जब आपका चेकअप करता है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, जैसे कि लैट्रिन की जगह में आपको तकलीफ है और डॉक्टर आपकी लैट्रिन की जगह का चेकअप कर रहा है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ महसूस हो सकती है। आप ये समझे कि जितना लैट्रिन पास करने में आपको तकलीफ हो रही है उतनी तकलीफ आपको हो सकती है, और वो आपको सहन करना ही है। अगर आपने कह दिया कि डॉक्टर बहुत दुख रहा है, आप प्लीज़ मत कीजिए, तो डॉक्टर रुक जाएगा, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन हो नहीं पाएगा, उसका प्रॉपर प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन हो नहीं पाएगा,
ऐसे में नुकसान आपका ही है। तो बिल्कुल आप जब तक बहुत ज़्यादा अत्यधिक दर्द नहीं है तब तक बिल्कुल ऐसा ना करें कि रुक जाइए, चेकअप ना कीजिए, ऐसे कोई रिक्वेस्ट ना करें। क्योंकि डॉक्टर जब एग्जामिनेशन करता है तो उसको भी समझता है कि कितना एग्जामिनेशन पेशेंट अलाउड कर सकता है, कितना दर्द है और क्या कंडीशन है। तो डॉक्टर को उतनी समझदारी है। आप प्लीज़ डॉक्टर को डिस्टर्ब ना करें चेकअप के दौरान। अब आपका चेकअप हो गया है, आप डॉक्टर के सामने बैठ गए हैं और डॉक्टर अपना पूरा दिमाग लगाकर प्रिस्क्रिप्शन पैड पे आपके एग्जामिनेशन के नोट्स डाल रहा है और आपका प्रिस्क्रिप्शन तैयार करने में जुटा हुआ है। ऐसे में आपने बीच बीच में कोई भी सवाल पूछना नहीं चाहिए या कुछ भी एडेड जानकारी, जैसे कि डॉक्टर मेरा पैर भी दुखता है, मेरे पैर में सूजन भी है, मुझे रात में नींद नहीं आती, मुझे सर में बहुत दर्द है, ये जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है आपके, ये आपने बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर पहले आपका प्राइमरी डायग्नोसिस बना के आपका पूरा फाइंडिंग्स लिख के आपका एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर रहा है। एक बार आपका प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो गया तो आपको थोड़ा सा मौका देगा आपकी बातें सुनने का। इसलिए प्लीज़ आप उसे कम से कम लिखते समय डिस्टर्ब ना करें। याद रखें, लिखते समय डिस्टर्ब ना करें। एक बार लिखना हो गया तो आप उसको यानी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने एसोसिएटेड सिम्टम्स बता सकते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होने के बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और कुछ बातें कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर समझा के देता है या फिर उसकी नर्स आपको समझा के दे सकती है। अगर डॉक्टर या नर्स जो भी आपको दवाइयाँ समझा के दे रही है वो सिर्फ पेपर पे है, इसलिए आप इतना फोर्स मत करें कि ये दवाई कब लेना है, ये दवाई कब लेना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर की दवाई पे उंगली रखकर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप वो पढ़ नहीं सकते और फार्मेसी से जो दवाई लेते हैं वो कोरिलेट कर नहीं सकते हैं। अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। लेकिन फिर भी लोग यही मैंने अक्सर देखा है कि ये दवाई किस चीज़ की है, ये कब लेना है, यहाँ पे ऐसा लिख के दिए, यहाँ पे ऐसा लिख के दो, ये दवाई क्या है, ऐसा करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप डॉक्टर को एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो जो उनके ऑर्डर्स है वो कृपया हिंदी में लिखें। और वो भी आपके लिए नहीं है, ये आपके फार्मासिस्ट के लिए है। क्योंकि जब फार्मासिस्ट दवाई निकाल के देता है तो उसके नीचे क्या लिखा है उसको समझना चाहिए। वो आपको समझाएगा कि ये सुबह शाम लेना है, रात में लेना है, खाली पेट लेना है, खाने के बाद लेना है। आप अगर डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं डॉक्टर से, अभी काफ़ी क्लिनिक और हॉस्पिटल में चालू हो गया है, तो उससे तो आप एक एजुकेटेड पर्सन है तो दवाई का नाम पढ़ सकते हैं, अच्छे से डिजिटली लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। उसके नीचे अपने लैंग्वेज में यानी हिंदी, मराठी, इंग्लिश सभी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ रहेगा कि आपको दवाई कब लेना है, अच्छे से समझाया जाता है। लेकिन अगर रूटीनली जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसको तो आप पढ़ नहीं सकते। फार्मासिस्ट भी कभी कभी पढ़ने में असफल रहता है। इसलिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि डॉक्टर ने क्या लिखा है। हाँ, इतना रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लिख के दो, या फिर आपके सिस्टर को बोल सकते हैं क्लिनिक के कि ये लिख के दे कि ये दवाई सुबह शाम कब लेना है, खाने के पहले लेना है, खाने के बाद लेना है और कैसे लेना है, यही आप बोल सकते हैं। और बाद में फार्मेसी में जाने के बाद आपको एक काम करना है, फार्मेसी को एक रिक्वेस्ट करना है कि जो दवाइयाँ हैं अलग अलग पैकेट में डाल दे, अलग अलग पैकेट में डाल दे और वो पैकेट के ऊपर लिखे कि ये दवाई कब कब खाना है। कोई कोई फार्मासिस्ट तो मार्कर पेन से टैबलेट के स्ट्रिप के ऊपर ही लिख देते हैं कि कब कब खाना है। ये भी अच्छा तरीका है अगर वो ऐसा प्रैक्टिस फॉलो करता है तो। लेकिन ऐसे फार्मासिस्ट काफ़ी कम मिलेंगे। सब फार्मासिस्ट आपको एक पैकेट में सब दवाएं देके मुंह से बता के आपको जाने को कहते हैं, परेशानी आपको हो जाएंगी। इसलिए आप ऐसे ही फार्मासिस्ट के पास जाए जो अच्छे से लिख के देता है, या अलग अलग पैकेट में आपकी दवाइयाँ डाल के पैकेट के ऊपर लिख के देता है कब खाना है कब नहीं। तो ये अच्छी प्रैक्टिसेस आप सीख लीजिए, कौन से फार्मेसी में कैसे लेना है क्या है। सिर्फ डिस्काउंट के नाम पे आप कोई भी फार्मेसी में जाके कोई फायदा नहीं। जो फार्मासिस्ट आपको अच्छे से दवाई देता है, जो फार्मासिस्ट आपकी गोलियां जो डॉक्टर ने लिखी है, जो ब्रांड डॉक्टर ने लिखे वही देता है, उसी के पास आपने जाना चाहिए। अदरवाइज कोई भी ब्रांड की कोई भी गोली नहीं चलती है। बहुत बार फार्मासिस्ट को ये पता नहीं रहता है कि डॉक्टर ने क्या लिखा है
और अपने को क्या देना है। सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी बात भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई पेशेंट मुझे फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब 2 दिन हो गए, कुछ भी आराम नहीं मिला, अब क्या किया जाए। अब ये सवाल का जवाब मैं कैसे दूँ मुझे ही नहीं समझता, क्योंकि 2 दिन में कोई भी बीमारी हटने वाली नहीं है। आपको जो 6 महीने से तकलीफ है वो 2 दिन में हटने वाली नहीं है, या फिर 2 दिन में आपकी कोई मैं गोली चेंज भी नहीं कर पाता हूँ। ऐसा ही सभी कंसल्टेंट कर सकते हैं। इसलिए कोई भी कंसल्टेंट को आप फ़ोन करके ऐसा मत बोलिए कि सर आपकी दवाई से कोई असर नहीं हो रहा, अब मैं ये दवाइयाँ खाऊं या नहीं खाऊं। और एक दूसरा सवाल है, कई पेशेंट मुझे फ़ोन करते हैं, डॉक्टर मुझे रिएक्शन हो गई, मेरे पैर में सूजन आ गई, मेरे चेहरे पे सूजन आ गई, आपकी दवाई से मुझे रिएक्शन हो गई, अभी मैं क्या करूँ, अब मैं ये दवाई बंद कर दूँ क्या। ऐसे में डॉक्टर के पास एक ही चारा बचता है कि आपको बोल सकता है कि दवाइयाँ सभी बंद कर दो। या फिर कोई कोई पेशेंट काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो कैप्सूल खाने से मुझे सूजन आ गई। ऐसे में डॉक्टर के पास एक ही इलाज बच जाता है कि वो आपको डायरेक्टली कह दे कि वो कैप्सूल बंद कर दे। वो कैप्सूल का मतलब पेशेंट को भी नहीं मालूम रहता, और वो कैप्सूल का मतलब डॉक्टर भी नहीं समझता कि कौन से कैप्सूल की बात कर रहे हैं। लेकिन आपका मन रखने के लिए वो बोल सकता है कि वो कैप्सूल बंद कर दे। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप डॉक्टर को जाके दिखाएं, एक बार उसको कंसल्ट करें, एक बार उसको गोलियां दिखाएं, या अगर आपका जाना नहीं हो रहा तो कम से कम दवाई की चिट्ठी और दवाइयाँ आप क्लिनिक भेज के एक बार फ़ोन पे बात करके आपके शंका का निरासन करें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए घर से फ़ोन करके कि ये दवाई मेरे को रिएक्शन कर रही है, ये दवाई मुझे सूट नहीं हो रही है। ऐसा डॉक्टर नहीं समझ पाएगा। आपको सही में कोई रिएक्शन है, आपके सही में चेहरे पे कोई सूजन है या कुछ भी हो सकता है, तो आप एक बार ज़रूर डॉक्टर को मिलने जाइए। फ़ोन पे ये पॉसिबल नहीं है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि एक कंसल्टेशन के लिए आपने क्या क्या तैयारी करना है, आपने क्या क्या बातें ध्यान में रखना है, दवाइयाँ लेते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखना है, दवाइयाँ खाना चालू होने के बाद क्या क्या बातें आपने ध्यान रखना है। और ये सब जनरल बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।